रूस की शासन प्रणाली काफी यूनिक है और अक्सर इसे ठीक से समझा नहीं जाता। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, लेकिन इसका जो ढांचा है वो पश्चिमी देशों से बहुत अलग है। तो आइए आज इसी मॉडल को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, एक विरोधाभास। रूस में लोकतंत्र है, बाकायदा चुनाव होते हैं, लेकिन सत्ता एक ही जगह पर केंद्रित है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है और ये लोकतंत्र के हमारे सामान्य विचार से इतना अलग क्यों है? देखिए, इस प्रणाली को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक। मतलब सोवियत संघ के पतन के बाद इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो रूस को एक नई दिशा की, एक नए रास्ते की सख्त जरूरत थी। तो 1993 में देश ने अपना मौजूदा संविधान अपनाया और इसी दस्तावेज ने आज के आधुनिक रूस के शासन के ढांचे की नींव रखी। तो रूस के सिस्टम को ऑफिशियली अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें एक शक्तिशाली सीधे चुने हुए राष्ट्रपति भी हैं और सरकार का दिन प्रतिदिन का कामकाज देखने के लिए एक प्रधानमंत्री भी। और हाँ, अगर हम कागज पर देखें तो ये ढांचा हमें कई दूसरे लोकतंत्रों जैसा ही लगेगा। मतलब पावर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कार्यकारी, जो शासन चलाती है, विधायी, जो कानून बनाती है, और न्यायिक, जो उन कानूनों की व्याख्या करती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जो कागज पर होता है जरूरी नहीं कि जमीन पर भी वैसा ही हो। तो अब देखते हैं कि असल में शक्ति का केंद्र कहाँ है। रूस में इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि सबसे शक्तिशाली पद राष्ट्रपति का है। असली पावर, असली ताकत यहीं केंद्रित है। और इस पद के साथ जो शक्तियां आती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। राष्ट्रपति ही सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। देश की विदेश नीति क्या होगी ये वही तय करते हैं। प्रधानमंत्री को भी वही नियुक्त करते हैं और यहाँ तक कि उनके पास संसद को भंग करने का भी अधिकार होता है। तो फिर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है? देखिए, वो भी जरूरी काम करते हैं, जैसे देश की अर्थव्यवस्था संभालना, सरकारी नीतियां लागू करना। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, वो हमेशा राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं। राष्ट्रपति ही उन्हें चुनते हैं और देश का असली एजेंडा भी वही तय करते हैं। तो पावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति इतने पावरफुल हैं, तो क्या सरकार की बाकी 2 शाखाएं यानी संसद और न्यायपालिका इस ताकत को बैलेंस कर पाती हैं? चलिए इसी को देखते हैं। रूस की संसद को संघीय सभा कहा जाता है और इसके 2 सदन हैं। एक है निचला सदन, जिसे स्टेट डूमा कहते हैं, जिसका मुख्य काम कानून बनाना है, और दूसरा है ऊपरी सदन, फेडरेशन काउंसिल, जो रूस के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रपति के बड़े फैसलों जैसे कि सेना के इस्तेमाल पर अपनी मुहर लगाता है। और फिर बात आती है तीसरे पिलर की, यानी न्यायपालिका की। इसका नेतृत्व संवैधानिक और सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। सिद्धांत रूप में ये एक स्वतंत्र शाखा है, जिसका काम ये देखना है कि देश में जो भी कानून बन रहे हैं वो संविधान के हिसाब से हों। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आती हैं, क्या ये सिस्टम वाकई में शक्तियों का संतुलन बनाता है या फिर ये सारी शक्ति एक ही जगह पर इकट्ठा करने का एक तरीका है? जानकार इस बहुत ही अनोखे पॉलिटिकल सिस्टम को समझाने के लिए एक खास टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो लाइन है ये असलियत को बिल्कुल साफ कर देती है। हकीकत ये है कि राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा ताकत है, खासकर सुरक्षा, मीडिया और विदेश नीति जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। और इसी चीज को मैनेज्ड डेमोक्रेसी या हिंदी में कहें तो प्रबंधित लोकतंत्र कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां चुनाव तो होते हैं, लोकतंत्र की संस्थाएं भी मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की पूरी प्रक्रिया और उसके नतीजों पर सरकार का या कह लीजिए कि नेतृत्व का कड़ा कंट्रोल रहता है। और यही उस विरोधाभास का जवाब है जिससे हमने शुरुआत की थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रूस का सिस्टम लोकतांत्रिक संस्थाओं और एक बहुत ही पावरफुल सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप का एक यूनिक मिक्सचर है। यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी हैं और एक बेहद मजबूत नेता भी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, शासन का ये मॉडल जहाँ चुनाव भी है और मजबूत केंद्रीय कंट्रोल भी, ये दुनिया के मंच पर किसी देश की भूमिका को आखिर कैसे तय करता है? ये एक सोचने वाली बात है।